तो सीपी जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी का जो हमारा नया चैनल शुरू हो रहा है एनडीटीवी राजस्थान। आपसे यही प्रश्न पूछना चाहेंगे। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को ये पता ही नहीं है कि उनका पाला किससे पड़ा है। 156 सीटें हम कम से कम यहाँ लेकर के आएंगे और 56 पर उन्होंने खास तौर से जोर दिया है। क्यों दिया ये भी आप जानते हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी बहुत अनुभवी नेता हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको ध्यान में रखना चाहिए कि 2000 पिछले चुनाव में जब मुख्यमंत्री बने थे वो दूसरी बार, और उस समय भी कहा था कि मैं रेगुलर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनूंगा। उस समय मात्र 21 सीटें आई थी, और जिस प्रकार से अभी इस टेन्योर में उनका कालखंड रहा है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और ये पहला अवसर होगा। हालांकि अपनी ही पार्टी के विरोधियों को निपटाने का उनका शुरू से महारत हासिल है, लेकिन इस बार तो निकारा, निकम्मा, गद्दार, ये एजेंसियां शायद वो अगर अपराध को रोकने में लगाते तो शायद प्रदेश का कुछ भला हो पाता। आप सचिन पायलट का जिक्र करें, जिनके बारे में उन्होंने सारी उपाधियां दी थी। देखिए, उनके लिए ही नहीं, आप राजेंद्र गुढ़ा जी के लिए देखिए, आप जिनके लिए कहा कि इन्होंने मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई। क्या कहा था उन्होंने? सिर्फ यही तो कहा था, महिला दुष्कर्म के बारे में सच्चाई बताई थी, और ये कहा था कि इन्होंने मेरी दुष्कर्मी हो और आप नहीं हो तो नार्को टेस्ट करा लो। एक माइकल लाल नहीं आया सामने। और यही नहीं, अनेक एमएलएज, मिनिस्टर्स के ऊपर फोन ट्रैपिंग से लेकर सारे एलिगेशन, सारे आरोप इस सरकार पर, मुख्यमंत्री जी पर लगे हैं। अच्छा होता इन सारी एजेंसीज का उपयोग अपराध को रोकने में लगाते तो शायद ठीक होता। अब उनका कुनबा, ये पहला अवसर होगा। ये उन्हीं के सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि 50% के बिना कोई काम नहीं होता। उन्हीं के सरकार के विधायक खुलेआम आरोप लगाते हैं कि खनन माफिया में सरकार मिली हुई है, बजरी माफिया में सरकार मिली हुई है, पेपर लीक में अब सरकार मिली। इन्हीं के सरकार के मंत्रियों ने पैदल मार्च निकाला कि ये ऊपर से नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। तो ऐसे में हकीकत मुख्यमंत्री जी स्वयं जानते हैं कि हमारे हालात क्या होने वाले हैं। लेकिन जो घर के भेदी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लंका ढहाते हैं, इन पर आप कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? आप राजेंद्र गुढ़ा का नाम आपने लिया, सचिन पायलट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उपाधियां उन्हीं के बारे में दी थी। बीजेपी को आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, हम अपने काम के ऊपर विश्वास रखते हैं। 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी काम हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 60 वर्ष का रिकॉर्ड उठा लीजिए, 9 वर्ष का रिकॉर्ड उठा लीजिए। कितने बैंक में खाते खुले गरीबों के लिए, जिनकी योजनाओं का सीधा पैसा उनके खातों में गया। कितने गरीब के आवास बने, कितने गरीब के शौचालय बने, कितने गरीब के उज्ज्वला के कनेक्शन मिले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 60 सालों में नहीं हुआ, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 9 वर्षों में हुआ है। ये विश्वास है आम जनता का नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कहा कि हम सरकार में आते ही संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम 5 वर्ष में बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ने देंगे, हम महंगाई को समाप्त करेंगे, हम सुशासन लेके आएंगे। कौन सा सुशासन आया? दुष्कर्म में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया, साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, दलित अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया। किस राजस्थान की बात कर रहे हैं? जहां मीरा, पन्ना, पद्मावती, डालीबाई, अमृता देवी, हाड़ी रानी जैसा गौरवशाली राजस्थान का इतिहास, और उस राजस्थान में रोज मातृशक्ति के साथ दुष्कर्म की घटनाएं। और ये क्यों होती है? जब प्रदेश का मुखिया स्वयं ये कहे कि 56% दुष्कर्म की घटनाएं फर्जी है। अच्छा होता आप कहते कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तो शायद अपराध रुकते। आप अपराधियों के पक्ष की भाषा बोलते हैं।
ये तो एक बड़ा मुद्दा है। इससे पहले जो सेशन हुआ आप सुन रहे होंगे, छवि राजावत जी थी, वो कह रही थी कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार है हो रहा है। सशक्तिकरण की बातें होती है लेकिन सिर्फ कागज़ों पर रह जाती है। और अभी हाल के दिनों की अगर बात करें तो राजस्थान ने सुर्खियां अगर बटोरी है तो गलत कारणों से पूरे देश में, वो भी महिलाओं पर अत्याचार। लेकिन कहा जाता है कि ये जो विरोध बीजेपी को जिस तरह से करना चाहिए, क्या बीजेपी ने किया है? क्या महिलाओं की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई है? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी ने हर मौके पर, और भारतीय जनता पार्टी अगर उसमें एग्रेसिव नहीं होती तो शायद ऐसे मामलों में प्रताड़ित को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। उल्टा जो प्रताड़ित परिवार है उसको और प्रताड़ना दी जाती है कि तुम जैसे तैसे लेके पैसे लेकर इस मामले को रफा दफा कर लो। ऐसे खाजूवाला में हो, चाहे बाड़मेर में हो, चाहे टोलाभीम में हो, इस सारी घटनाओं में अगर लोग बाहर थाने के बाहर धरने पर नहीं बैठे तो एफआईआर लॉज नहीं होती है। और वो ये कहते हैं कि जब आप भी ये कोई देखिए कि लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, सवाई माधोपुर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके मार के सड़क पर फेंक दिया और मामले को इसलिए दबा लिया कि वहां जन्मदिन मनाने बड़े लोग आए हुए थे। क्या ये आपका चरित्र है? लेकिन जोशी जी, ये कहा जाता है सरकार की ओर से, गहलोत साहब की ओर से, कि इस तरह की घटनाएं होती है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सरकार त्वरित गति से कार्रवाई भी करती है। जो दोषी होते हैं उनको पकड़ा भी जाता है। क्या हुआ भिलवाड़ा में? जहाजपुर में उस बच्ची के परिवार के लोग जब थाने पर रिपोर्ट लेकर गए तो शराब के नशे में थे। वो गरीब माँ किस हालात में वापस गई होगी, उनके परिवार के लोग ढूंढने गए और परिवार के लोगों ने जब ढूंढते ढूंढते भट्टी के यहाँ लगा कि बोले सारी भट्टियाँ बंद है और एक भट्टी क्यों जल रही है, देखा तो वहाँ बॉडी जली हुई है। तो उन्होंने पास में एक जो लोग रह रहे थे उनको मारपीट, उनके साथ उनको बातचीत की, तब पता लगा कि यही आरोपी हैं और जो मुख्य आरोपी है वो कहीं दूसरी जगह जो है। आपको सरप्राइज होगा, प्रताड़ित परिवार अपनी गाड़ी में उन लोगों को ढोके लगे। जब दो लोग मोटरसाइकिल पर आए उनको बिठा के ले गए और वो खुद पीड़ित परिवार मुलजिमों को पकड़ के लाया। क्या करती है? क्या आपका शासन प्रशासन है? क्या हुआ वहाँ दरियावद में? वो 3 दिन के बाद प्रशासन पहुंचता है, फिर कहते हैं एक परिवार का इश्यू है। परिवार का भी हो, लेकिन क्या किसी महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा क्या? बिल्कुल। तो जब आप बात करते हैं महिलाओं पर अत्याचार की, आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, आपने 50% का आंकड़ा दिया, कहा कि 50% जो है घूस जा रही है, ये आपने आरोप लगाया। इससे मुझे कर्नाटक की याद आई। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह का 40% का आरोप लगाया था। और वहीं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कुछ गारंटियाँ दी थी, 5 गारंटियाँ दी थी। अब वही जो मॉडल है कर्नाटक का, वो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में तो लागू कर ही रही है। आपने बात की कि ये सब महंगा है, बिजली आ नहीं रही है, लेकिन वो तो महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं। उनका दावा है कि महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं। एलपीजी का सिलेंडर वहाँ पर 500 रुपये में दे रहे हैं और इसके साथ साथ मुफ्त बिजली होगी, ये भी उन्होंने वादा किया है। देखिए, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जिन मुद्दों के आधार पर आप चुन के आए, चुनने के बाद पहले दिन से आप उस मैनिफेस्टो के आधार पर काम करना शुरू करो। होता क्या है कि 4.5 वर्ष सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में और भ्रष्टाचार करने में 4.5 साल निकल जाते हैं और अंतिम 6 महीनों में जब इन्हीं के कुनबे में बात उठती है कि हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, हमें पब्लिक माफ नहीं करेगी, इन्हीं के विधायक मंत्री खुलेआम कहते हैं, तब इस प्रकार का एक कार्यक्रम शुरू किया जाता है। आप सिलेंडर दे रहे हैं, आप 500 रुपये में दे रहे हैं, उसका आधा पैसा कौन दे रहा है? और ये योजना आप, अच्छा होता कि मुख्यमंत्री बनते ही आप शुरू करते। 10,000 का बिजली का बिल माफ बीजेपी की सरकार में था, आपने आते ही वो शुरू कर दिया। स्टेट टोल बीजेपी के राज में माफ थे, आपने आते ही शुरू कर दिए। आपने सरकार में आने के बाद अच्छा होता बिजली के बारे में जो कहा कि हम 5 वर्ष तक पैसा नहीं बढ़ाएंगे, आपने 18 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए और अब आप कह रहे हो हम मुफ्त में बिजली देंगे, आप जब 10 घंटे बिजली नहीं आ रही है। बिजली के बिल में करंट है, तारों में करंट नहीं है। तो इसलिए पिछली बार भी इस प्रकार का एक प्रयास किया गया अंतिम दिनों में, तो उसका हश्र यह रहा कि 21 सीटें आई थी और इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है।
और आपने इस राहत कैंप में क्या किया? आपके पास लिस्ट है, अगर आपको जनता को मदद करनी है तो आप सीधे उसके अकाउंट में, उनके अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर करते? आप कहा कि आप जो इस कैंप में आएगा उसी को उसका फायदा मिलेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को देखिए कि बैंक पहली बार गांव में जाकर बैंक में खाता खुला कर लेके आए, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन हो, आज प्रधानमंत्री आवास हो या शौचालय हो, उस व्यक्ति को अपने लाभ के पैसे के लिए किसी सरकारी मुलाजिम के पास नहीं जाना पड़ता, उसके खाते में सीधा पैसा आता जी। है। लेकिन आप नंबर बताते बताते रुक गए। आपने कहा कि उनके 21 आए थे, अब कितने आएंगे और आपके कितने आएंगे ये आप नहीं बता रहे। आपके कितने नंबर मैं आएंगे? दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार का राजस्थान का जनता का अपार समर्थन और विश्वास मिल रहा है, अब तक का सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलेगा। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। नहीं, ये सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं कि यहाँ अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैं ही पार्टी चलाता हूं, वो तो कहते हैं मैं कि ही चेहरा सारा पैसा वही देता है, हूं। अशोक गहलोत ही चेहरा है, तो आपका चेहरा कौन होगा ये भी तो लोग पूछ रहे हैं। हमारा चेहरा कमल का फूल है, नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, बड़े अंतर दो हैं। एक तरफ एक परिवार से पार्टी चलती है, यहाँ एक चाय बनाने वाला भी और सीपी जोशी जैसा सामान्य कार्यकर्ता जो एक किसान परिवार में जन्म लेने वाला, वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, या और किसी पॉलिटिकल पार्टी में संबंध नहीं है। तो यहाँ किसी भी विचार के आधार पर काम होता है, संगठन के आधार पर काम होता है। और अगर बनने के बाद कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं ही सब कुछ, तो फिर नेशन फर्स्ट और विचार के आधार पर काम करने का जो अंतर है, पार्टी विद द डिफरेंस है, वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है। लेकिन अभी आप जो कार्यक्रम करके आए भी हैं, आज तीसरी यात्रा की शुरुआत हुई है, चौथी यात्रा की शुरुआत हुई। नितिन गडकरी जी आज आए थे, अमित शाह जी आ चुके हैं, जेपी नड्डा जी आ चुके हैं। ये जो चारों दिशाओं से बीजेपी यात्राएं निकाल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? बीजेपी क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही है? और जो मुद्दों पर आपने आरोप लगाया गहलोत जी पर, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का कर्जा, इन सब पर आपका क्या प्रोग्राम है? संक्षेप में अगर आप बता सकें। देखिए, पहला अवसर होगा जब योजना भवन, जहां सरकार की डेवलपमेंट की स्कीम योजना बनती है, उस भवन में भ्रष्टाचार का पैसा मिलता है और उस विभाग के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं। यहां युवाओं के साथ आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार होने के बाद कहता है कि मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर मेंबर बना हूं। इनका एक पूर्व मंत्री 18 लाख रुपए लेते हुए आरपीएससी में पकड़े जाते हैं। सुरेश जाका जो मुख्य आरोपी हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी जमानत कराने के लिए उन्हीं की पार्टी के पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद एडवोकेट बनते हैं। जारोली जो वहाँ के चेयरमैन थे बोर्ड के, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ मोहरा हूँ, इसकी डोर ऊपर तक है। कलाम कोचिंग सेंटर से लेकर इन सब का राजीव गांधी स्टडी सर्कल, कौन लोग हैं इसमें? स्पष्ट रूप से कि पहला अवसर है, आरपीएससी जैसे पवित्र संस्थान में भ्रष्टाचार का खुला तांडव हुआ। और आज वो कन्हैयालाल पारीक जो बच्चा आत्महत्या कर ली, उसकी चीखें और हजारों लाखों युवाओं की चीखें आज हो रही है कि इन सब का भविष्य बर्बाद करने का पाप वर्तमान की सरकार ने किया है। तो आपके पास क्या कार्यक्रम है, क्या योजनाएं हैं, क्या वादे हैं, ताकि ये जो सारे मुद्दे हैं इनको आप प्रमुखता से उठा सकें, जनता का विश्वास जीत सकें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई अपना संकल्प पत्र दिया है, मैनिफेस्टो दिया है, उस पर निश्चित रूप से पूरा काम करने का काम किया। चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ करना हो, चाहे युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट लाना हो, चाहे गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं लानी हो, आज़ादी से लेकर अब तक आप उठा लें कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नारा दिया है, वादे दिए हैं, कांग्रेस आएगी, गरीबी मिटाएगी, इंदिरा जी आएगी, नई सेवालाल लाएगी। तो आखिर इतने सालों तक गांव में सड़क पहुंचाने का काम बीजेपी ने ही क्यों किया? जब सरकार बनी तो इतने सालों तक फसल का बीमा होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आई तभी क्यों होता है? इतने सालों में किसान को किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए कि कहीं इधर उधर उनको खाद बीज लाने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। आखिर बीजेपी की सरकार आती है तभी क्यों आता है? ये कश्मीर में धारा 370 भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तभी क्यों हटता है? ये प्रभु श्री राम का मंदिर बीजेपी की सरकार आती है तभी क्यों हटता है? और कांग्रेस की सरकार आती है
तब ये सालासर में राम दरबार टूटते हैं, कभी अलवर में शिव मंदिर टूटता है, कभी हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगता है, तो कभी भगवा पताका पर बैन लगाया जाता है, तो कभी प्रभु श्री राम का नारे लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसी पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जोशी जी कि राजस्थान जिसकी छवि पूरे देश में एक शांत प्रदेश के तौर पर है, शांति का टापू माना जाता है कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती, लेकिन पिछले कुछ महीनों में, वर्षों में हमने देखा है कि यहाँ पर इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं भी हो रही है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, लचर कानून व्यवस्था और दूसरा कहीं कहीं आपका तुष्टीकरण। हम एक त्योहार पर खुली छूट देंगे और दूसरे त्योहार पर, दूसरे धर्म पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम सरकार में बैठे हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस थीम के आधार पर चलना चाहिए कि यहाँ रहने वाले सब लोग हमारे परिवार के हिस्सेदार हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन हम कहीं कहीं तुष्टीकरण करेंगे, हम भेदभाव करेंगे, तो इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। आप देखिए ना, जयपुर में कितने लोग बम ब्लास्ट में मर जाते हैं। आतंकवादी 21 वकील खड़ा कर देते हैं, लेकिन राजस्थान की नकारा सरकार एक भी सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा नहीं कर सकती। इवन डबल एजी जो है 48 दिन तक गायब हो जाता है और वो आतंकवादी बरी हो जाते हैं। कन्हैया का जैसी हत्या हुई, वहां के जिन लोगों ने उस अपराधी को पकड़ा, वो अपराधी आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, और इनकी सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के पास वो जाते हैं तो कहा कि आपको किसने कहा था पकड़ने के लिए। जी, अब जाते जाते दो प्रश्न मेरे राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हैं। बहुत चर्चा हो रही है एक देश एक चुनाव की। राजस्थान का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होगा या लोकसभा चुनाव राजस्थान के चुनाव के साथ होगा, या क्या होना चाहिए? देखिए, मैं सोचता हूँ हम लोग तो कभी भी साथ में हो, अलग हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार है, बट वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन टैक्स और वन नेशन वन इलेक्शन। आप ये देखिए कि 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव के बाद लगातार किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, और जब चुनाव होता है तो कहीं कहीं कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लगती है, कई चीज़ें बाधित होती हैं। कितना फोर्स लगता है उस चुनाव को संपन्न कराने में, कितने लोग खपाए जाते हैं उस चुनाव में। अगर एक साथ चुनाव होगा तो निश्चित रूप से देश को भी फायदा है, और निष्पक्ष रूप से देश का पैसा भी बचेगा, और जो समय जाया होता है उस समय आचार संहिता लगने के बाद उस कामों की गति धीमी हो जाती है, आपका डेवलपमेंट का काम रुक जाता है, आपका कई चीज़ें रुक जाती हैं, तो सारी चीज़ें निर्बाध रूप से चल पाएगी। तो मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ, एक देश में एक साथ एक इलेक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात जो आज चल रही है वो ये कि जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें अनुच्छेद 1 में जो बात कही गई है, इंडिया दैट इज़ भारत, तो इंडिया हटा करके केवल भारत देश का नाम रख दिया जाए केवल हिंदी में। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है और क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, प्रस्ताव है तो मैं वहाँ सेशन में जाएंगे तभी पता लगेगा, बट मैं इसका पक्षधर हूँ। आज कोई भी देश में हम लोग भारत माता का जयघोष करते हैं, कोई इंडिया माता का नहीं करते हैं, और ये शुरुआत से है। और दुनिया का कोई देश अपने देश को जमीन का टुकड़ा मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान अकेला देश होगा जो इस देश को जमीन का टुकड़ा नहीं, अपनी माँ मानता है। तो ये एक आप मन से, लोगों के मन से निकलता है, और भारत, मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि अगर भारत किया जाता है तो पूरी देश की जनता उसका स्वागत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सीपी जोशी जी आपका, आप यहाँ पर आए, व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला, और आपको आगामी जो चुनाव